नमस्कार। आज दिनांक 21 जनवरी ऑनलाइन अपूर्व विज्ञान मेला इसका आज का तीसरा दिन है। आज भी हम अलग अलग सरल तरीके के उपकरण और सरल भाषा में सरल प्रयोग, जटिल संकल्पनाएं बहुत ही सरल कैसे समझी जा सकती है, इसके उदाहरण हम आज के मेले में देखने वाले हैं। तो आप सभी दर्शकों का आज फिर से इस अपूर्व विज्ञान मेले में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज भी हम मजा लेंगे कि कौन कौन से प्रयोग आज के ये दिन में रखे गए हैं। हमारे अपूर्व विज्ञान मेला की यह परंपरा रही है कि हर साल 22 सालों से दिसंबर महीने में यह मेला लगता है, परंतु कोविड-19 की वजह से यह कुछ आगे बढ़ गया है और इसलिए यह परंपरा खंडित ना हो, इसलिए इसका आयोजन हमने ऑनलाइन तरीके से किया है। तो आइए हम इसका भी आज मजा लेंगे कि तीसरे दिन में हम कौन से प्रयोगों को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि आज हमारा पहला प्रयोग क्या है। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनराखन महतो पटेल है। मैं अच्छा। 10th का विद्यार्थी हूँ और मेरे प्रयोग का नाम है कागज फाड़ना। कौन सी शाला में पढ़ते हो? विवेकानंद नगर हिंदी माध्यमिक महानगर पालिका नागपुर। और मेरे प्रयोग का नाम है कागज फाड़ना कितना मुश्किल। क्या नाम है? कागज फाड़ना कितना मुश्किल। ओके, क्या करने वाले हो? हमने रबर बैंड की मदद से इस पाइप के एक छोर पर कागज बांधा हुआ है और हमने इसमें 8 से 10 सेंटीमीटर तक रेत भरा हुआ है। हम यह एक मिनट, क्या किया है आपने? यह एक पाइप लिया है जी। हाँ, ठीक है। और इसके भीतर आपने रेत भरा है और क्या किया है? इसको कागज लगाया है और इसको धागे से बांध दिया है। अब आप क्या करने वाले हो? इसे ठोकने वाला हूँ या दबाने वाला हूँ। अच्छा, करके दिखाइए। क्या हो रहा है? कागज नहीं फट रहा है। क्यों? ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। जब मैंने लकड़ी से कागज को ठोका तो हमारे द्वारा लगाया गया बल रेत के कणों में फैल गया, जिस कारण यह कागज पे लगने वाला बल कम था, इसलिए कागज नहीं फटा। मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे? होता ये है कि क्योंकि यहाँ अगर हम सिर्फ कागज रहता और लकड़ी से ठोकते तो कागज सब फट जाता, क्योंकि लगाया गया बल एक ही पॉइंट पे लगता। लेकिन यहाँ हमने रेत डाला हुआ जिसमें रेत के हजारों कण हैं। इन हजारों कणों जब हम बल लगाते हैं, ठोकते हैं, तो ठोका हुआ जो बल है ये रेत के कणों पर फैल जाता है और कागज फाड़ने के लिए आवश्यक बल ना मिलने से कागज फटता नहीं है। इस संकल्पना पर आधारित कुछ प्रयोग हमने कल भी देखे थे, जिसमें एक बच्चा खिले वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। तो उसी पर आधारित ये एक और नई एक्टिविटी हमने आज देखी है। तो हमने क्या देखा कि ये जो इसका बल लग रहा था, वो जो भार लग रहा था, वो पूरे रेत के कणों में बट गया और इसके लिए कागज नहीं फटा। तो आइए चलिए देखते हैं दूसरा प्रयोग हमारा क्या है। बेटा क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम यश राजेश गुप्ता है। मेरे स्कूल का नाम दुर्गानगर माध्यमिक शाला है। मेरे इस प्रयोग का नाम है बैक फायरिंग बॉटल। यह एक खाली बोतल है। इसके मुंह में हम एक छोटा सा चौक का टुकड़ा रखेंगे। आपको एक छोटा सा काम करना है, यह बोतल के मुंह में फूंक मार के यह चौक को बोतल के भीतर मार लाना। आइए बेटा इधर आ जाइए। हाँ, इनको बताइए, मास्क नीचे कीजिए थोड़ा। हाँ, बताइए, इनको इंस्ट्रक्शन बताइए क्या करना है। यह एक खाली बोतल है। यह बोतल के मुंह में हमने एक छोटा सा चौक का टुकड़ा रखा है। आपको एक छोटा सा काम करना है, यह बोतल के मुंह में फूंक मार के या चौक को बोतल के भीतर लाना है। बोतल हाथ में पकड़ लो आप, ये लो ऐसी प्रकार। हाँ, अरे फिर से मारिए, फिर से जोर से। एक मिनट, हाँ जोर से फूंक मारिए। एक मिनट बोलो, तुम बोलो। फिर से मारिए, आप जोर से फूंक मार के देखिए। जो अरे बोतल मारिए, मारिए जोर से। अरे आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है?
बता सकते हो? नहीं, चलो। जैसे कि हमने पहले बोला था कि यह बोतल खाली है, पर यह बोतल खाली न होने के बजाय इसके बोतल के अंदर हवा भरी होती है, और जब आप इसमें ज्यादा फूंक मारते हो तो हवा ज्यादा हो जाती है और हवा बाहर निकलने की कोशिश में वो चॉक को भी बाहर फेंकती है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया बेटा। मतलब ज्यादा हवा अंदर जाने से बोतल के भीतर हवा का दाब बढ़ जाता है और वो अतिरिक्त हवा, ज्यादा की हवा बाहर आने की कोशिश में इस चॉक के टुकड़े को भी बाहर फेंक देती है, और हर बार इसलिए फूंक मारने पर यह चॉक का टुकड़ा हमेशा बाहर आता है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से बताया। चलिए हम अगले प्रयोग की तरफ मुड़ते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सयांद्री प्रवीण भूसारी, मैं कक्षा 9वीं दुर्गानगर हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे प्रयोग का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या नाम है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अच्छा, कट करके दिखाओ क्या क्या सामग्री है? समझने के लिए हाँ? हमने सरल सामग्री का उपयोग किया। क्या क्या लिया है बेटा? यहाँ पर मैंने 2 पेंसिल्स, हाँ? 9 होल की बैटरी और सादा नमक का पानी बैटरी लिया कौन सी ली है आपने? 9 होल की। अच्छा, मतलब आपने सिर्फ 2 पेंसिलें ली है, और इसको क्या तार से जोड़ा है क्या? नहीं, वो वायर है। अच्छा, वायर कनेक्टर है ये। हाँ। और ये क्या है? ये 9 होल ये 9 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा, मतलब ये दुकान में मिल जाती है आसानी से। हाँ। प्रयोग सभी लोग घर में भी करके देख सकते हैं। अच्छा, कैसा करना है बेटा प्रयोग? चलो करके दिखाइए, बोलो क्या करते जा रहे हो, बोलते जाइए। इस क्रिया को करने के लिए हम पहले बैटरी को जोड़ देंगे। अच्छा, फिर हम ग्लास नमक के पानी में अच्छा, डुबा कर इसमें आपने रखेंगे। ग्लास में हाँ, क्या पूरा लिया है? setup। यह नमक का पानी है। लिया है। अच्छा, हाँ। और ये स्टैंड बनाया है। हाँ। हाँ, अब क्या करने वाले हो? ये पूरा सेटअप इस पानी में डाल के अच्छा, रखेंगे। ओके। फिर देखना है आपको क्या होता है। ओके, चलिए करके देखते हैं। आराम से कीजिए, आराम से, आराम से। आप क्या कर रहे हो? दोनों पेंसिल को पानी में डुबा के रख रहे हो। अच्छा, एक पेंसिल और ये दूसरी पेंसिल। अच्छा, दोनों पेंसिल को आपने पानी में डुबा के रखा। अभी क्या हो रहा है? इसमें कुछ बुलबुले दिख रहे हैं, है ना? दिख रहे हैं ना? हाँ, इसमें कुछ बुलबुले निकल रहे हैं। इस देखिए बेटा, हाँ। विदाउट एंड काही होत नाही, राहू दे ना, तसंही राहू दे, काही होत नाही। अच्छा, ऐसे करोगे? थोड़ा दूर दूर रखो, चलते चलते होते, घाबरू नको। हाँ हाँ, ठीक है बेटा। आ रहे, सिर्फ पेंसिल को बराबर पकड़ो, बैटरी का हाथ उधर से पकड़ो। मतलब क्या हो रहा है? हाँ, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। हाँ, आपने क्या मतलब किया? इसमें हाँ, कोई आराम गैस से, बन रही है। हाँ, आराम से बोलो। आपने क्या किया? 2 पेंसिल को, हाँ ये देखो, दिख रहा है ना सबको? वेरी गुड। यहाँ पर दोनों पेंसिल से कुछ बुलबुले निकलते हुए दिख रहे हैं। हाँ बोलो बेटा, फिर क्या हो रहा है? मतलब इसमें कोई गैस बन रही है। अच्छा, कौन सी गैसें बन रही है इसमें? 2 गैसें बन रही है। कौन सी? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। कहाँ से आई है गैसें? एक गैस पानी में निकलते बुलबुले से आई है। मतलब अच्छा, पानी से बन रही है। हाँ। अच्छा, मतलब पानी के घटकों को जो अलग करने की प्रक्रिया है उसी को इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से आपने क्या किया? पानी के घटकों को अलग किया। हाँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने क्या किया? इन 2 पेंसिलों की सहायता से इसमें करंट पास किया और पानी के 2 घटकों को अलग किया। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अच्छा, ये एक रासायनिक क्रिया है ना? क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाँ, पानी के घटकों को अलग करने की जो रासायनिक क्रिया है उसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। बड़े ही आसान तरीके से आपने इसको यहाँ पर प्रेजेंट किया। वेरी गुड, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छे से किया। थैंक यू। ओके, हाँ, तो फिर से हम एक और नया प्रयोग देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट, क्या संकल्पना हमको इस प्रयोग में समझाई जा रही है। तो बेटा क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम पूजा रामनिवास बाडवरी है। मैं दुर्गानगर हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। अच्छा, 9वीं की कक्षा हो? हाँ। 9वीं कक्षा में पढ़ती हो? अच्छा। हाँ। मेरे प्रयोग का नाम जुड़ी घिरनियाँ है। अच्छा, आपने देखा होगा सड़क या बिल्डिंग निर्माण के समय। अच्छा, ये क्या उपकरण है क्या? हाँ। हाँ, बताओ। आपने देखा होगा बिल्डिंग या सड़क निर्माण के समय केवल 1-2 श्रमिक ही जुड़ी घिरनियों का इस्तेमाल करके अधिक भार कम बल में उठा लेते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। यह कैसे संभव होता है, हमें यह इस प्रयोग में देखना है। अच्छा, सबसे पहले आप उपकरण के बारे में भी बता सकते हो क्या? हाँ, हाँ, बताइए। पहले हम उपकरण को समझ लेते हैं।
यह एक स्पोक है अच्छा। और यह एक चक्री है। यह एक पाइप है, यह दोनों आपस में जुड़ी हुई है। यह हमारी बड़ी गिरनी है और यह छोटी गिरनी। बड़ी गिरनी को हमने धागा लपेटकर उससे एक पैन बांधा है। अच्छा अच्छा। और छोटी गिरनी को भी हमने धागा लपेटकर उससे एक पैन बांधा है। अच्छा। उस पैन में 15-20 कंचे डाल रहे हैं। यह हो गया हमारा भार। अच्छा, ये कंचे मतलब हो गया भार। अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से ये चक्री बनाई है। हाँ, अब क्या करना है बेटा? इस भार को उठाने के लिए हम देखते हैं दूसरे पैन में कितने कंचे डालने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, इतने ही, इससे कम या इससे ज्यादा? मुझे लगता है इससे ज्यादा लगेंगे शायद। आइए करके देखते हैं। इधर आ बेटा, क्या करना है बेटा? क्या करना होगा हमको? आपको यह कंचे डालकर देखने पड़ेंगे। कहाँ पर डालने हैं? आपको यहाँ इस पैन में कंचे दूसरे वाले पैन में कुछ कंचे डाल के देखना है। हाँ, तो एक एक करके डाले। हाँ, कि बहुत सारे डाल दे? एक एक करके डालना है। अच्छा बेटा, एक एक कंचा इस पैन में आपको डालना है। हमको ये देखना है कि कितने कंचों में यह 15-20 कंचों का भार ऊपर उठाया जा सकता है। एक एक डालो बेटा, धीरे धीरे, आराम से। हाँ, 2 3 4, एक डालो, 5 डालो और एक हाथ ढीला सो। हाँ, अरे वाह वाह, ये तो भार पूरा ऊपर उठ गया। सिर्फ 5 कंचों में? हाँ, सिर्फ 5 कंचों में ही यह भार ऊपर उठ गया। इसका मतलब यह है कि अधिक भार हम कम बल में भी उठा लेते हैं। पुली यानी चक्री यह एक सरल यंत्र है जिससे हम अधिक भार कम बल में उठा लेते हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी ये पुली है, जुड़ी हुई गिरनी है, और जिसके सहायता से अभी हमने देखा कि बहुत ही कम बल में, मतलब सिर्फ 4-5 कंचों में ही हमने देखा कि ये 4-5 कंचों में इन 15-20 कंचों को ऊपर उठा लिया। तो एक ये सरल यंत्र है, सिंपल मशीन है, और जिसका उपयोग बड़े बड़े भार को उठाने के लिए उस जगह पर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। बहुत ही बढ़िया, शानदार प्रयोग था बेटा, और बहुत अच्छे से आपने बताया। थैंक यू। चलिए फिर से और एक नए प्रयोग को जानने की कोशिश करते हैं। अरे यहाँ तो कुछ अलग ही सामग्री प्रयोग की दिख रही है हमको। एक डंडा दिख रहा है, एक रस्सी है और पानी भरी बाल्टी है। तो ये आपका प्रयोग है बेटा? क्या प्रयोग है आपका? नमस्ते। हाँ? मेरा नाम दिव्या गायकवाड़ है। मैं दुर्गानगर हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। जैसे आपने देखा कि जुड़ी गिरनी कम बल में ज्यादा भार उठा सकती है, उसी पर निर्भर ये मेरा प्रयोग है, चलित गिरनी। आइए समझते हैं प्रयोग को। क्या करना है हमको? ये रस्सी है। हाँ? इस रस्सी को बांधी डोर के सहायता से हमें इस बाल्टी को उठाना है। हाँ, ये डंडे को आपने एक रस्सी बांध के रखी है। हाँ। और आप क्या करने वाले हो अभी? अब हम इस रस्सी को इस डंडे के नीचे से निकालकर बाल्टी के हैंडल में डाल रहे हो? हैंडल से निकालते हैं। हाँ। ये आराम से, काई ना, ठीक है ना? ठीक है, निकालो इसमें से। अच्छा, और क्या करना है अभी हमको? आप इसे उठा के देखिए और इस भार को महसूस कीजिए। अच्छा, बाल्टी को उठाना है और ये कितनी भारी है हमको देखना है, हमको ध्यान देना है। इधर आ बेटा, एक जन आ जाओ बेटा। ये बाल्टी ये रस्सी की सहायता से उठाना है आपको, और कितनी भारी है वो ध्यान में रखना है। उठाओ, भारी है ना? हाँ। तो अभी आगे क्या है प्रयोग का वो हम देखेंगे। अब हम और एक बार इस रस्सी को इस डंडे के नीचे से निकालते हैं और बाल्टी के हैंडल से भी निकालते हैं। अब उठा के देखिए, अब भार पहले से कम है या पहले से ज्यादा? पहले से भारी है, हल्की है बेटा अभी बाल्टी? हल्की लग रही है। अच्छा, और एक बार करो। अब हम फिर से एक बार इस रस्सी को इस डंडे से निकालते हैं और बाल्टी के हैंडल से भी निकालते हैं। अब उठा के देखिए, अब भार पहले से कम है या पहले से ज्यादा? कम है। बहुत हल्का लग रहा है बेटा। बहुत हल्की, पहले बहुत भारी थी। फिर एक बार उसमें लपेट के डोरी निकाली तो फिर थोड़ी हल्की हो गई, और अब बहुत ज्यादा हल्की। हाँ, बताओ बेटा ऐसा क्यों हो रहा है? आपने किसी के साथ मिलकर पानी भरी तो बाल्टी उठाई होंगी। 2 जन ने मिलके। हाँ, क्या होता है उसमें? जल्दी से आ जाता है। अच्छा, भारी नहीं लगती ना? हाँ हाँ। जब हम 2 लोग बाल्टी उठाते हैं तब बाल्टी का भार दोनों में बढ़ जाता है। इस प्रयोग में भी यही हुआ है। बाल्टी का भार इस डंडे में और आपके हाथों में बढ़ गया है। हम जितने बार इस रस्सी को इस डंडे में से लपेटेंगे उतने बार बाल्टी का भार कम होते जाएगा। थैंक यू। तो बहुत ही बेहतरीन यह प्रयोग था, जो एक चलित घिरनी है, मूवेबल पुली है, और पुली का उपयोग करके कितने कम बल में भार उठाया जा सकता है, इसका एक बेहतरीन यह उदाहरण था। तो बहुत
खूबसूरती से आपने इसको प्रेजेंट किया बेटा, बहुत ही अच्छे से बताया, वेरी गुड। बेटा क्या प्रयोग है आपका? नमस्ते, मेरा नाम स्नेहा वाडेकर है। मैं दुर्गानगर हाई स्कूल कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मेरे प्रयोग का नाम बस रुकती है पर हम नहीं। आइए प्रयोग को समझते हैं। अच्छा, ये रास्ता है। अच्छा ये वाला रास्ता है? हाँ, ये रास्ता है। हाँ। और ये रास्ते पे लगा एक स्पीड ब्रेकर। अच्छा ये वाला स्पीड ब्रेकर हाँ, है। ये रास्ते पे अच्छा। लगा एक स्पीड ब्रेकर है। हाँ, ये क्या है? ये वाला? बस में बेटा पैसेंजर। ये बस है। हाँ, और ये पैसेंजर है। हाँ, और ये पैसेंजर। अच्छा, जब चलती हुई बस हाँ। अचानक स्पीड ब्रेकर पर आके रुकेंगी तो बस में बैठे पैसेंजर का क्या होगा? वो हमको देखना है। हाँ। अच्छा चलिए आपको देखते देखना हैं। है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अच्छा पैसेंजर को अच्छे से बिठा देते हाँ। पहले। हाँ चलिए और एक बार करो आराम से। अरे बाप रे, पैसेंजर तो आगे की ओर गिर गया। हाँ। फिर से एक बार करके देखिए। एक बार फिर से देखते हैं। फिर से एक बार फिर से देखते हैं। ये बस है, ये बस में बैठा पैसेंजर है और चलती बस यहाँ पर रुकने वाली है। हाँ, पैसेंजर का क्या होता है ये हमको देखना है। ओके चलिए। अरे पैसेंजर तो आगे की ओर धकेला गया। हाँ सही में, तो आगे की ओर गिर गया। हाँ, यह इसलिए हुआ जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान रहने की कोशिश करती अच्छा। है। ब्रेक लगने पर बस तो रुक जाती है पर पैसेंजर गतिमान रहने की कोशिश में आगे की ओर गिर जाता है। अच्छा, अब हम देखेंगे प्रयोग का दूसरा रूप। ओके। ये है बस। हाँ। और ये है लगेज। अच्छा ये लगेज है। हाँ। बस के ऊपर रखा जाता है वो लगेज है। लगेज अच्छा। यानी कोई भी वस्तु। हाँ हाँ। आप क्या करने वाले हो अभी? अब रुकी हुई बस अच्छा ये अचानक बस शुरू रुकी हो है। जाएंगी। ये बस हाँ, रुकी है और अचानक शुरू हो होने पर जाएंगी तो बस के ऊपर रखे लगेज का क्या होगा ये हमें देखना है। हाँ। अच्छा, जो रुकी हुई बस अचानक शुरू हो जाएगी तो लगेज का क्या होगा ये हमें देखना है। चलो देखते हैं। अरे बस तो आगे निकल गई पर हाँ। लगेज वही गिर गिर गया। गया। हाँ। बस तो निकल गई पर हाँ। लगेज ने स्थिर रहने की कोशिश की पर उसी स्थान पर नीचे गिर गया। हाँ हाँ। अब ये न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है जिसे जड़त्व या इनर्शिया कहा जाता है। अच्छा। इसी का अर्थ होता है जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर रहने की कोशिश करती है, जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान रहने की कोशिश करती अच्छा है। तो यह न्यूटन का पहला नियम, उस पर आधारित यह प्रयोग हाँ। था। जो वस्तु स्थिर थी वो उसने स्थिर रहने की कोशिश की, जैसे कि लगेज ने की, और जो वस्तु गतिमान थी जैसे पैसेंजर उसने गतिमान रहने की कोशिश की। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने बताया। नमस्ते, मेरा नाम मृणाली घाटपुरे। मैं दुर्गानगर शाला कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मेरे प्रयोग का नाम है लीवर, जिसे हम उत्तोलक कहते हैं। यह एक सरल यंत्र है। अच्छा अच्छा, ये सरल यंत्र है। हाँ, हाँ। जिसकी सहायता से अधिक भार बहुत ही कम बल में उठाया जा सकता है। अच्छा, भार कौन सा है? ये भार है हाँ, इसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट, सपोर्ट, फलक्रम कहते हैं। फलक्रम। अच्छा ये सपोर्ट है, डंडे को लगाया हुआ, इसको फलक्रम भी कहते हैं। और ये हो गया भार। अच्छा, हमको क्या करना है अभी? यह लीवर एक मजबूत डंडा है जो सपोर्ट के पास आराम से हिल सकता है। अच्छा। सपोर्ट को फलक्रम कहते हैं। हाँ। फलक्रम के एक साइड पे भार लटका के रखा है। उसे उठाने के लिए सपोर्ट के दूसरे बाजू पर बल लगाना पड़ता है। अच्छा। हम कुछ कॉइन की सहायता से भार को बल से उठाएंगे। अच्छा, अलग अलग स्थानों पर कॉइन रखकर देखेंगे। अच्छा, इन कॉइन को अलग अलग स्थानों पर आप रखेंगे। कितने अच्छा। कॉइन लगते हैं यह देखेंगे। अच्छा अच्छा। पहले हम 3 कॉइन रखकर देखेंगे। अच्छा, चलिए करके देखते हैं। हाँ, पहले एक कॉइन से करो बरा, एक कॉइन से स्टार्ट करो। आप पहले एक ही कॉइन रखो, एक कॉइन रख के देखते हैं हम क्या होता है। पहले हम एक कॉइन रखकर हाँ। देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा और चाहिए लगता है ना। हाँ। ऊपर, ये ऊपर उठा नहीं है। हाँ, रखो और बरा। एक कॉइन। हाँ, और थोड़ा ज्यादा लगेगा। हाँ, अच्छा, मतलब 3 कॉइन में ऊपर। हाँ, ये ऊपर आ रहा है भार। अब हम फलक्रम से थोड़ी दूरी पर अच्छा। और कॉइन रखेंगे। हाँ, एक एक करके रखेंगे हम। आराम से कर। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, और एक। हाँ, ये ऊपर उठ गया। मतलब यहाँ पर 3 कॉइन लगे थे, जैसे हमने दूरी बढ़ाई तो सिर्फ 2 कॉइन में ऊपर उठ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम फलक्रम से और दूरी बढ़ाएंगे। हाँ, ठीक है, चलो करो। पहले हम एक ही कॉइन रखेंगे। अच्छा, चलो एक कॉइन रख के करते हैं। अरे ये तो एक ही कॉइन में उठ गया।
हाँ, हाँ हमने देखा कि फलक्रम से दूरी पर बल लगाया जाए तो बहुत ही कम बल में अधिक भार ऊपर उठ सकता है। हाँ बिल्कुल देखा हमने, यहाँ पर हमको 3 कॉइन लगे थे, हमने और दूरी पे रखा तो सिर्फ 2 कॉइन लगे, और अभी इतनी दूरी बढ़े तो सिर्फ 1 कॉइन में ही यह बार ऊपर उठ गया है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा ये प्रयोग था जिसमें लीवर की सहायता से बहुत ही कम बल में भी भार उठाया जा सकता है। मेरा नाम रुचिता सतीकोसरे है। मैं दुर्गानगर हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरे प्रयोग का नाम है एक नहीं दोनों सरकेगी। एक नहीं दोनों सरकेगी। क्या करना है बेटा? अब आपको दोनों उंगलियां ऐसे रखनी है। अच्छा आ जाओ बेटा। हाँ चलो इनको बताओ आप। अब ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो। हाँ अब आपकी दोनों उंगलियां ऐसे रखिए। हाँ अब आपको दोनों उंगलियां एक साथ दोनों सिरों तक लेके जानी है। कोई भी एक नहीं, कोई दोनों उंगलियां एक साथ लेके जानी है। नहीं जा रहा है। कोशिश करो, कोशिश करिए, फिर से करिए। दूसरे को बुलाए। हाँ इनको नहीं जम रहा, इनको नहीं जम रहा, दूसरे को बुलाते हैं। आइए बेटा आप करके देखो। इधर ही खड़े रहो। पास कर दो। चलेगा, करो। बताओ इनको क्या करना है। अब आपको भी यही करना है कि दोनों उंगलियां एक साथ दोनों सिरों तक लेके जानी है। एक एक उंगली रखो। हाँ एक साथ दोनों उंगलियां लेके जानी है। और करो, ट्राई करो, और करके देखिए एक बार फिर। एक साथ दोनों, एक साथ दोनों लेके क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। अरे अच्छे से ट्राई करो। नहीं हो रहा। अब हम इसका दूसरा रूप देखेंगे। अच्छा दूसरा प्रयोग करके देखते हैं। हाँ चलो क्या है अभी, क्या अब करना है? आपको दोनों उंगलियां ऐसे रखनी है और कोई भी एक उंगली बीच तक लेके जानी है। कोई भी एक ही उंगली लेके जानी है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? दोनों सरक रही? नहीं, एक सरका तो एक नहीं आता। ऐसा हो रहा है क्या? फिर से एक बार करके देखो, फिर से 2 सिरों पर रखो। हाँ चलो करो। नहीं आ रहा है। वो भी हिल रहा है क्या? नहीं आ रहा। अब आप करके देखिए। आप भी करके देखो, इनको नहीं जम रहा है। अब आपको कोई भी उंगली एक बीच में रख के जानी है। एक ही उंगली की दोनों उंगलियां? एक ही उंगली। दोनों सरक रही उसकी तो। कोई भी एक उंगली बीच तक। अरे ये भी सरक रही ना उसकी। अरे कोई भी एक ही। एक साथ नहीं होता, मतलब नहीं, और ट्राई करो क्या हो रहा है तो देखो। नहीं, हाँ, नहीं आता। क्या कर रहा आपको कोई भी एक ही उंगली बीच तक लेके जानी वो है। भी एक ही। हाँ है? अरे वो भी सरक रही ना उनकी। एक ही करनी है। अच्छा, एक ही अच्छा बताओ क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको कुछ क्लू दूंगी। हाँ आपको उसका आंसर खुद ढूंढना है। हमको ढूंढना है। हाँ। अरे बाप रे, आप नहीं बताने वाले हो? नहीं, अच्छा क्या करना पड़ेगा हमको, कैसे सोचना होगा? आपको ये सोचना है हाँ। कि इसमें हाँ। भार और घर्षण का क्या? क्या रोल है, ये सोचना है हाँ। और इसका आंसर ढूंढना है। हाँ तो बच्चों आपको आंसर ढूंढना है, भार और घर्षण इसमें क्या काम कर रहा है। तो मैडम हम सोचेंगे अभी कि कैसा होता है, सोचने के लिए थोड़ा समय दो आप। ठीक है। हम सोच के आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यानी उमेश डोंगरे। मैं दुर्गानगर हाई स्कूल में कक्षा 9 ते में पढ़ती हूँ। मेरे प्रयोग का नाम बर्नी बलून को निगल लेती है। यह एक बर्नी है और यह एक पानी भरा बलून। हमें बलून को बर्नी के भीतर डालना है। आइए हम देखते हैं बलून बर्नी के भीतर जाता है या नहीं। मैं बलून को दबा रही हूँ। बलून बर्नी के भीतर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। नहीं जा रहा। हम एक बहुत क्योंकि बलून का आकार बर्नी के मुंह के आकार से बड़ा है। अच्छा हम एक बहुत ही सिंपल काम करेंगे। यह एक कागज का टुकड़ा है। इसे हम जलाकर बर्नी के भीतर डालेंगे। दे थोड़ा सा लाओ, अजून लाओ थोड़ा वेळ। हो का, बोलत जा, बोल। ध्यान से देखना बलून का क्या होता है। आपने देखा बलून का क्या हुआ? जब हमने जलता कागज का टुकड़ा बरनी के भीतर डाला तब बरनी के भीतर की हवा
गर्म होकर बाहर निकल रही थी, इसलिए बलून नाच रहा था यानी वाइब्रेट हो रहा था। और जब हमने ठंडा बलून बर्नी के मुंह पर रखा तब बर्नी के भीतर की जो हवा है वह ठंडी हो गई यानी सिकुड़ गई, इसलिए बर्नी के भीतर हवा का दाब कम हो गया और बर्नी के आसपास की ज्यादा दाब वाली हवा कम दाब की ओर जाने के कोशिश में बलून को अंदर धकेल रही थी, इसलिए इस कारण बलून बर्नी के भीतर चले गया। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये प्रयोग किया बेटा और बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि हवा का दाब क्यों कम हुआ और ज्यादा दाब की हवा भीतर जाने की कोशिश में उसने बलून को भीतर बर्नी के धकेला। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपको यहाँ ट्रे में ऑर्गन्स दिख रहे हैं, कभी आपने ऐसा अनुभव नहीं किया होगा। वैसे तो हम देखा जाए तो कक्षा 8वीं से लेकर 10वीं तक अलग अलग मैमेलियन ऑर्गन्स की या ह्यूमन ऑर्गन्स की पढ़ाई की जाती है, लेकिन बच्चे देखते नहीं कभी, या बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट में या किताब की डायग्राम्स में या तो फिर मॉडल के सहायता से पढ़ते हैं। लेकिन हमने पिछले कई साल से जो अपूर्व विज्ञान मेला चल रहा है, इस मेले में हमने ये प्रयास किया है कि क्या हम सच जैसे दिखते हैं वो ऑर्गन्स ला सकते हैं क्या, और हमारा ये जो प्रयास था उसको सफलता भी मिली। हमको मैमेलियन जो हार्ट रहते हैं, जैसे 4 पैर पे चलने वाले जो प्राणी रहते हैं, उन प्राणियों से हम लंग्स, हार्ट, आई, ब्रेन, किडनी ये सब लाकर पूरे दर्शकों को प्रत्यक्ष अनुभव हमने दिया है। यहाँ हम अब हार्ट की रचना कैसी रहती है या वो कैसे काम करता है यह देखने जा रहे हैं। इसके बारे में मेरी विद्यार्थिनी तरन्नुम आपको कुछ बताएंगी, फिर रोचक बातें बताने के लिए मैं फिर से आपके साथ जुड़ जाऊंगी। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम बकरी का हार्ट है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम तरन्नुम खान है। मैं दत्तात्रेय नगर हाई स्कूल की छात्रा हूँ। ये एक मैमेलियन हार्ट है। इसका आकार अपनी बंद मुट्ठी इतना होता है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के चैम्बर को ऑरिकल बोलते हैं और नीचे के चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। नीचे के जो 2 चैम्बर होते हैं वो लेफ्ट साइड के तो लेफ्ट साइड झुके होते हैं, इसलिए हमें धड़कनें जो है लेफ्ट साइड में स्पष्ट सुनाई देती है। राइट साइड के जो दोनों रकाने हैं, माने ऑरिकल और वेंट्रिकल के जो दोनों रकाने हैं, उसमें ऑक्सीजन विरहित रक्त होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। पूरे शरीर से ऑक्सीजन विरहित रक्त राइट साइड के ऊपर के चैम्बर में जाता है। यहाँ रक्तदाब बढ़ता है और ट्राइकप्सिड जो वॉल होती है वो खुल जाती है, और ट्राइकप्सिड वॉल खुल जाती है। वहाँ से ट्राइकप्सिड वॉल खुल जाती है, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ जाती है। यह चैम्बर जो होता है वो पूरा भरने के बाद हृदय कुंचित होता है और वहाँ से पूरे शरीर पूरे आयोटा से पूरे शरीर तक पहुँचता है। कुछ बातें अगर आपको स्पष्ट बतानी हो तो हम देख रहे हैं कि ऊपर के चैम्बर चौड़े हैं, नीचे का चैम्बर ट्रायंगुलर है, और ये जो चैम्बर रहते हैं वो थोड़े से, ये जो नीचे वाले चैम्बर्स रहते हैं वो थोड़े से लेफ्ट खंडी की तरफ झुके रहते हैं। इसलिए जब डॉक्टर हमको जांच करते हैं तो स्टेथोस्कोप लेफ्ट तरफ रखते हैं, क्योंकि हृदय की जो धड़कन है वो उधर ज्यादा स्पष्ट देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हमारा लेफ्ट नीचे का चैम्बर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों रहता है और कैसे काम करता है मैं तब बताती हूँ। 2 अलग अलग प्रकार के ब्लड होते हैं हमारे इसमें, एक में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है और एक इसमें कम। तो पूरे शरीर से जो कम ऑक्सीजन वाला रक्त है वो अलग अलग वेन से जुड़ते हुए एक बड़े वेन में जाता है, वो जो हृदय की वेन में जाता है उसे हम बोलते हैं वेना केवा। वेना केवा के द्वारा यह राइट चैम्बर, पहले राइट चैम्बर के ऊपरी चैम्बर में जाएगा। ये दोनों रकाने एक साथ भरते हैं, ये कम ऑक्सीजन युक्त वाला और इधर वाला ज्यादा ऑक्सीजन युक्त वाला। दोनों चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आकुंचित होंगे, तो वॉल अपने आप ऐसे रहती वॉल वो अपने आप खुल जाएंगी और नीचे जाएगा ब्लड। ये पूरा भर जाने के बाद अब ये वाला चैम्बर, दोनों चैम्बर
फिर से आकुंचित होंगे और रक्त पल्मोनरी आर्टरी से बाहर लंग्स में जाएगा, बाहर जाएगा हृदय के। सोचिए, यानी हृदय में 2 बार रक्त आता है, बाहर जाने के बाद वो लंग्स में ऑक्सीजन लेगा और फिर से हृदय के ऊपरी लेफ्ट चैम्बर में आएगा। अब ये यहाँ लेफ्ट भर गया, यहाँ राइट भर गया, एक ऑक्सीजन युक्त रक्त, यहाँ विदाउट ऑक्सीजन युक्त रक्त। अब ये भरने के बाद ये आकुंचित आएगा और यहाँ की वाल्व खुल के वो नीचे जाएगा। नीचे की जो चैम्बर है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से पंप आउट होकर बड़ी धमनी से या एओर्टा से रक्त उड़कर पंप आउट होकर पूरे शरीर में जाएगा। ईच एंड एवरी सेल, एक एक कोशिका में वो जाएगा, इसलिए जोर से पंप आउट होकर वो पूरे शरीर में जाएगा। अब हृदय जो दिख रहा है आपको, एक भी बोन नहीं दिख रहा, ये पूरा स्नायु युक्त है और उसका पूरा काम आकुंचन और प्रसरण इस बात पर डिपेंड है। हृदय की तरफ जो बिना ऑक्सीजन वाला, कम ऑक्सीजन युक्त जो रक्त आता है, वो रक्त वाहिनी को हम वेन कहते हैं इंग्लिश में, और जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है उसको हम आर्टरी कहते हैं। लेकिन ऐसी एक आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं रहता, ये आर्टरी जो राइट चैम्बर नीचे के चैम्बर से बाहर लंग्स में जाती है, वो एक में ऐसी आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं रहता, और एक ऐसी वेन रहती है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है, जो लंग्स से पूरे फिर से हृदय की तरफ आता है। हृदय के में 2 बार रक्त आता है, इसीलिए उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। हर एक का हृदय का वजन कम से कम 360 ग्राम रहता है और यह पूरा स्नायुयुक्त होता है। अब ये हृदय का जो चैम्बर है, 4 चैम्बर्स है, उसमें बीच में एक पर्दा है, उसे हम सेप्टम कहते हैं। और सेप्टम होने के कारण चारों चैम्बर्स में आड़ा और खड़ा ऐसे पर्दा है, स्नायु युक्त पर्दा है, उसके कारण कभी भी पूरे जिंदगी भर कम ऑक्सीजन युक्त रक्त और ज्यादा ऑक्सीजन वाला युक्त रक्त कभी भी मिक्स नहीं होता। लेकिन अगर गर्भवती रहने के दौरान कुछ गलत उनको आदतें होंगी, सिगरेट पीना या और कुछ होना, या जेनेटिकली एक आध बार ऐसा हो सकता है कि एक आध बार छोटे बच्चे के हृदय को एक बारीक सा छेद, सुई के नोक जितना छेद रह सकता है। इसके कारण ऑक्सीजन युक्त रक्त और विदाउट ऑक्सीजन युक्त रक्त मिक्स हो सकता है और उसे हम हृदय रोग कहते हैं, यानी कॉन्जेनाइटल रोग। जो जन्मजात हृदय रोग है, ये जन्मजात क्यों है? क्योंकि जन्म से ही उसके पर्दे में छिद्र है। आप पेपर में पढ़ते होंगे कि छिद्र होने के कारण बच्चा बीमार रहता है, उसको ब्लड की जरूरत है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है, या ऑपरेशंस बहुत महंगे होते हैं। तो ये जेनेटिकली बचपन से ही ऐसा हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हृदय के बारे में बहुत सारी चीजें समझ आती हूँ। हमारे जो ऑर्गन्स लाने का जो जिम्मा उठा है वो हमारे एकनाथ भैया हैं, जिन्होंने हर साल कुछ भी न बोलते हुए हमको हर साल वो अरेंज करके देते हैं। एकनाथ भैया नमस्ते तो कीजिए। हाँ, और इनके भरोसे ही हम इतनी बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों को दे पाते हैं। धन्यवाद। ईसीजी रूम कला को आगे लेके जाते हैं। मेरा नाम निकिता माधव कापसे है। मैं दत्तात्रेय नगर माध्यमिक स्कूल की विद्यार्थिनी हूँ। मेरे प्रयोग का नाम लंग्स है। यह एक मैमेलियन लंग्स है। हमारे लंग्स की भी रचना ऐसी होती है। यह श्वास नलिका यानी वाइंड पाइप है। नाक द्वारा ली गई ऑक्सीजन युक्त हवा यहाँ से अंदर जाती है। इस श्वास नलिका से दोनों फेफड़ों में ऑक्सीजन जाता है। हमारे फेफड़े छाती के पिंजरे में सबसे ज्यादा जगह लेते हैं और हृदय को ढक लेते हैं। इनके ऊपर दोहरा आवरण रहता है, उसे हम फ्लूरा कहते हैं। दोनों शाखाओं में ऑक्सीजन, दोनों फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त श्वास नलिका जाने के बाद दोनों फेफड़ों में। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक वाइन पाइप है, यहीं से नाक द्वारा ली गई हवा जो ऑक्सीजन युक्त हवा रहती है वो अंदर जाएगी। यहाँ आप इसको रेशे भी देख रहे हैं, तो ये रेशों के कारण जब हवा अंदर जाती है तो सांस की यहाँ टकराती है
इसलिए वो वाइब्रेट होकर आवाज आती है सांस की कभी कभी हमें। अब आप देख रहे हैं ये जो पाइप है वो अंदर जा रहा है और वो दोनों लंग्स में उसको 2 शाखाएं जाएंगी, दोनों लंग्स में उसके 2 ब्रांचेस आएंगे और अंदर हर एक लंग्स में जाने के बाद उसको और ब्रांचेस फूटेगी और उन ब्रांच के वो जो रहते हैं उसको हम ब्रैंक्यूल कहते हैं। ब्रैंक्यूल आगे जाकर छोटी छोटी कोशिकाओं में जाते हैं और वो कोशिकाओं को जो रहती है छोटी छोटी उसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई के आजू बाजू इर्द गिर्द बहुत सारी रक्त वाहिनियां और बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहेंगी और जिसके कारण उसकी झिल्ली जैसे स्ट्रक्चर के कारण ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होगा, यानी ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर जाके ऑक्सीजन अंदर जाएगा, हर एक कोशिका में जाएगा, वहाँ हमारे जो फूड मटेरियल है जो अन्न घटक है उसे तोड़ने में मदद करेगा, ऊर्जा तैयार करेगा ATP के फॉर्म में और फिर CO2 को लेकर वापस दूसरी जो ब्लड वेसल्स है वो वहाँ आएंगी और वहाँ CO2 को लेकर हवा नाक से बाहर जाएंगी। पूरे शरीर में पूरी जो थोरैसिक कैविटी रहती है या छाती का पिंजरा रहता है वहाँ सबसे ज्यादा जगह लंग्स लेते हैं और लंग्स के बीचों बीच हृदय यानी लंग्स हृदय को ढक लेते हैं, बीचों बीच रहता है इसके, क्योंकि हाँ क्योंकि हृदय और लंग्स की जो रक्त वाहिनियां वो जुड़ी रहती है जैसा हमने अभी देखा। अब इसमें जो छोटी छोटी कोशिका रहती है वो बहुत साफ सुथरी रहना बहुत आवश्यक है, यानी हमको अगर अच्छी आदतें रही, हमने अच्छा खान पान किया तो बहुत मात्रा में ऑक्सीजन हम ले सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के कारण फेफड़ों की बीमारी हो रही है तो अलग गलत आदतें हो गई, सिगरेट पीना या बीड़ी पीना या दारू पीना, तो ये कोशिकाओं में छोटे छोटे कार्बन के कण जमा होने के कारण कोशिकाएं ब्लॉक हो जाती है, फिर ब्रोंकाइटिस नाम का हमको रोग भी हो सकता है, दमा भी हो सकता है। इसलिए लंग्स हमको बहुत हेल्दी रखना है या शुद्ध हवा लेनी है। अगर हम बोलते कि एक दिन का ऑक्सीजन खरीदने जाए बाजार में तो वो 16 से 17 हजार रुपए का मिलेगा, लेकिन हमको पेड़ तो वो दे रहे हैं और हमारे लंग्स उसको रख रहे हैं, तो हमको उसको हेल्दी रखना है। और दूसरी एक बात, जो ऊंचे जगह रहने वाले लोग हैं, लेह लद्दाख, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा हम जितने ऊपर जाएंगे उतनी कम होती जाएंगी, तो फिर उनके फेफड़ों में और हमारे फेफड़ों में, हम अगर जाएंगे वहाँ तो हमको तकलीफ होगी ऑक्सीजन लेने के लिए, तो उनके फेफड़ों में और हमारे फेफड़ों में क्या फर्क है, तो जेनेटिकली जीन्स के कारण, जीन बदलने के कारण, म्यूटेशन होने के कारण उनके लंग्स अपने आप बड़े होते जा रहे एक पीढ़ी दर पीढ़ी, और इसलिए बड़े होने के कारण ज्यादा ऑक्सीजन उनके लंग्स में आता है। तो ये इसके बारे में है कुछ, यानी आप सोचिए। धन्यवाद। इसके अलावा इस तरह से अगर आप सांस भी नहीं ले रहे हैं हाँ, पूरी तरह से, तो भी आपके लंग्स पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो जो कोशिकाएं वो ये हो जाती हैं और हाँ, इसलिए आपको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। हाँ, तो इसलिए प्राणायाम करना जरूरी। हाँ, थैंक यू मैडम। देखिए मैडम ने भी बहुत अच्छा बताया कि आपको अच्छी आदतें, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा हम कैसे ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये हमको हमारी लाइफस्टाइल हमको सुधारना आवश्यक है। ये तो हमको कोविड ने भी सिखा दिया है। हाँ, यहाँ पर मैं कवक के कुछ प्रकार दिखाने जा रही हूँ। मेरे हाथ में जो एक है यह गैनोडर्मा, इसे गैनोडर्मा कहा जाता है। यह कवक का एक प्रकार है। कवक एक ऐसी वनस्पति है जिसमें हरित द्रव्य ना होने के कारण यह अपना पोषण नहीं कर सकती। अगर मैं दूसरी भाषा में इसे कहूंगी कि कवक शायद नहीं समझ पाएंगे, जिसे हम मशरूम कहते हैं। मशरूम की प्रजातियों को विज्ञान की भाषा में कवक कहा जाता है। हमें पता है कि प्रकृति में बहुत सारे ढेरों ऐसी मशरूम की प्रजातियां हैं। यहाँ मेरे हाथ में जो प्रजाति है मशरूम की, इसे गैनोडर्मा कहा जाता है। अगर हम देखेंगे तो बारिश के दिनों में जो सूखी लकड़ी होती है उस पर हमें ये मशरूम, या हम बचपन में उसे कुकुरमुत्ते का छाता भी कहते हैं, तो इसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं।
यहाँ मेरे हाथ में दो है, ये एक अलग प्रकार है, ये है, ये भी एक तरीका है प्रकार, इसे गैनोडर्मा कहा जाता है। ये भी हमें ऐसे लगता है कि कोई लकड़ी ही है। ये धीरे धीरे इसके परतों के रूप में बढ़ता जाता है। यह गैनोडर्मा हमें हमारे स्कूल के परिसर में ही मिला है। इसका महत्व ये है कि ये काफ़ी जगह पर मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी उपयोग में आता है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि मशरूम की ढेरों प्रजातियां होती है, लेकिन उसमें से कुछ ही प्रजातियां खाने लायक हैं, जबकि कुछ प्रजातियां का बहुत अधिक मात्रा में जहरीली भी हो सकती है। हमें पता है आजकल मशरूम की खेती होती है और मशरूम को बहुत अच्छा खाद्य के रूप में भी उपयोग में लाया जाने लगा है। तो ये गैनोडर्मा हम आपको स्पेशली दिखाना चाहते थे। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम श्रेया निमजे है। आज मैं आपको चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बताऊंगी। ये एक सर्कल है, इसको मैंने 4 पॉइंट दिए हैं, ABCD। ये 4 पॉइंट एक साथ मिलकर एक चतुर्भुज बनता है, इसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर संपूरक होते हैं। यहाँ पर 97 डिग्री है और यहाँ पर 83। 97 और 83 की हम एडिशन करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर A और C का भी हम एडिशन करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम प्रेरणा ढोके है। मेरे प्रयोग का नाम वृत्त संबंधित मूलभूत जानकारी है। यह वृत्त का केंद्र बिंदु है। यहाँ हमने एक सर्कल निकाला, उसके ऊपर ये सारी पिंस लगाई है। यह केंद्र बिंदु से होकर जो एक रे जाती है उसे त्रिज्या कहते हैं। यह वृत्त के 2 बिंदु को लेकर जीवा तैयार होती है। वृत्त के कोई भी 2 बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। बता, बस बता। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। इसे हम व्यास कहते हैं, क्योंकि ये जीवा सबसे बड़ी होती है और वो केंद्र बिंदु से होकर जाती है, इसीलिए इसको व्यास कहते हैं। यह वृत्त की छेदिका है। ये वृत्त को छेद कर जाने वाली रेखा को वृत्त की छेदिका कहते हैं। यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। वृत्त को एक ही बिंदु में स्पर्श करने वाली रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम धनश्री भिंडारकर है। आज मैं आपको वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल सिद्ध करके बताऊंगी। ये मैंने एक्सरे की शीट लेकर उसका वृत्त बनाया, उसके 8 भाग किए। ये हम उसके 8 भाग किए और उसका नीचे का पॉइंट ऊपर और ऊपर का पॉइंट नीचे जोड़कर मैंने ऐसी आकृति तैयार की। यह हमें आयत तो नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने इसके और 2 भाग किए और ये ऐसी आकृति तैयार की। इसके 16 भाग हुए और ये थोड़ा आयत लग रहा है। फिर मैंने उसके और 2 भाग किए, यानी ये 32 भाग हुए और ये पूरा आयत दिख रहा है और ये वृत्त का परिघ है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। यह हमारी लंबाई और ये हमारी चौड़ाई है। लंबाई पाई r गुना चौड़ाई r बराबर पाई r का वर्ग। ऐसे ही वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल सिद्ध होता है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है शोएब और मेरा प्रयोग का नाम है वर्गाकार और आयतकार के क्षेत्रफल याद कीजिए। तो चलो हम वर्गाकार का क्षेत्रफल है भुजा का वर्ग, तो हम वर्गाकार देखते हैं। तो अपन पाँच का वर्ग लेते हैं। ये 5
चलिए 5 5 का 5 5 15 5 20 5 25, तो अपने 5 का वर्ग 25 है, तो हम इससे 5 का वर्ग निकाल सकते हैं, वर्गाकार का, और हम आयताकार का इसी तरह हम आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो चारों भुजा सम, भुजा वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का वर्ग, तो भुजा की लंबाई, वर्ग के सभी भुजाओं की लंबाइयां समान होती है। किसी एक भुजा हमने समझो 3 सेंटीमीटर लिए, तो यहाँ जोड़ने के बाद 3 का ये 9 पिंस आते हैं, तो हमें ये बता सकते हैं हम कि 3 का वर्ग 9 होता है। उसी तरह हम आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम करते हैं 10 से लेते हैं, ये देखो ये एक आयत बन गया है, ये आयत की लंबाई है और ये चौड़ाई है। इस तरह से जोड़ने के बाद ये पीस हमने अगर गिन लिए पूरे तो ये 30 होते हैं। 10 गुना 3 यानी 30 होता है, और आयत का क्षेत्रफल जो है 10 गुना 3 यानी 30। तो हम इसी प्रकार से आयत का क्षेत्रफल आकृति द्वारा बता सकते हैं। नमस्ते, थैंक यू। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है विवेक, मेरा स्कूल का नाम है संजय नगर हाई स्कूल, क्लास 9J। मेरा प्रयोग का नाम है पानी की बूंदों की रेलगाड़ी। क्या आपने पानी से चलती रेलगाड़ी को देखा है? यहाँ मैं आपको पानी की बूंदों की रेलगाड़ी दिखाने जा रहा हूँ, चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों है देखते, पानी की बूंदों में जो एक ही पदार्थ है, इसमें जो आकर्षण बल रहता है उसे हम संसंजन बल कहते हैं। इसके कारण पानी की बूंदें एक दूसरे चिपके रहती है, और पानी और धागा जो कि अलग अलग पदार्थ है, इसमें जो आकर्षण बल होता है वह आसंजन बल है। इसी बल के कारण पानी की बूंदें धागे से चिपके रहती है और रेलगाड़ी तैयार होती है। थैंक यू। आपको क्या बताओ क्या है? मेरा नाम जतिन है, मैं संजय नगर का छात्र हूँ, मैं 9J में पढ़ता हूँ। मेरे प्रयोग का नाम है बांध की दीवार चौड़ी क्यों होती है। आप जानते हो बांध की दीवार चौड़ी क्यों होती है? चलो करके देखते हैं। इस बोतल में पानी भरा हुआ है, इसमें से कौन सी धार दूर जा रही है? सबसे नीचे की। सबसे नीचे की धार ली जाए। क्यों? दिखाओ थोड़ा थोड़ा। हाथ इस तरफ गिरा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी की ऊंचाई जितनी ज्यादा है उतना ही दबाव ज्यादा है, इसलिए बांध की दीवार चौड़ी होती है। नमस्ते, मेरा नाम तारकेश्वर साहू है, मैं संजय नगर हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा प्रयोग का नाम है धार को बांधिए। क्या हम पानी के धार को बांध सकते हैं या नहीं? आइए करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें पानी डालेंगे। देख, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि पानी की बूंदों में आकर्षण होता है, उससे सासंजन बल है। सासंजन बल के कारण पानी की धार बनती है। धन्यवाद। तो मित्रों, आज हमने बच्चों के बहुत सारे प्रयोग देखे, कुछ पहेलियां भी देखी। तो आज के इस तीसरे दिन के ऑनलाइन अपूर्व विज्ञान मेला में आपको जिनका बेसब्री से इंतजार है, उनके जरिए मतलब श्रीमान सुरेश जी अग्रवाल, इनके साथ कुछ प्रयोग पहेलियों के साथ और फन विद साइंस क्या है उसका मजा हम लेने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि फन विद साइंस और क्या क्या पहेलियां आज हमको देखने के लिए मिलती है। चलो आइए, सुरेश जी अग्रवाल, फन विद साइंस। चलिए अब
गंभीर बातें विज्ञान की हो गई। अब थोड़ी सी हल्की फुल्की मजेदार बातें, छोटे छोटे से प्रयोग। ग्लास में पानी है, ये मैं पेंसिल डाल रहा हूँ, करीब करीब सेंटर में है। आपको सीधी ही दिख रही होगी, ऊपर पतली नीचे मोटी। अब इस पेंसिल को थोड़ा एक तरफ ले जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा कम शिफ्ट हुआ और नीचे का मोटा हिस्सा ज्यादा शिफ्ट हुआ। फिर सेंटर की तरफ लाते हैं, फिर जुड़ गए। अब दूसरे साइड में ले जाते हैं, फिर नीचे का ज्यादा शिफ्ट हुआ, ऊपर का कम। फिर एक बार देखेंगे। तो देखा आपने। चलिए, अब ये पेंसिल और ग्लास से ही, अभी पानी में रखा था पेंसिल, अब मैं पीछे रख रहा हूं। हो गया कैमरा। अब थोड़ा ले जाता हूं, शायद पेंसिल गायब हो गई होगी। फिर सेंटर में ला रहा हूं, थोड़ा ले जाता हूं दूसरी साइड में, फिर गायब हो गई होगी। देखिए, आ गई, गायब हो गई, आ गई, गायब हो गई, गायब हो गई। अब मैं ये कॉइन यहाँ रख देता हूँ, उस पर ग्लास रखता हूँ, ये एंगल से देखेंगे। आपको कॉइन की इमेज ग्लास के पीछे दिख रही होगी। सतह के ऊपर से देखना है तो कॉइन की इमेज दिख रही होगी। दिख रही है? दिख रही है। बड़ी बड़ी दिखती है? नहीं, छोटी दिखती है। ये इस पे से, ग्लास के पीछे। हाँ, मेरे को दिख रही है, मुझे दिख रही है। कि लगभग इस ढंग के एंगल से देखना है सतह पे। दूसरे साइड में कॉइन की इमेज दिखेगी। दिख रही है? अब देखिए, मैं अगर ऐसा हाथ रखूं तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? दिख रही है इमेज? अब मैं हाथ को गीला कर लेता हूं। क्योंकि मैंने हाथ को गीला कर लिया और अब मैं गीले हाथ से पकड़ रहा हूं। अब देखिए, दिख रही है कि कॉइन की इमेज? गायब है। फिर हाथ हटाता हूं, दिखने लगी। फिर सूखा हाथ रखता हूं, दिख रही है। गीला हाथ रखता हूं, सोचिएगा ऐसा क्यों होता है। फिलहाल इसका मजा लीजिए। अब चलिए इसी ग्लास से एक एरो
एरो का मुंह शायद ये दिशा में होगा। पलट गया एरो, एरो इस दिशा में आ गया, पलट गया और बड़ा भी हो गया और थोड़ा बड़ा भी हो गया। अब देखिए मैं इसको नजदीक लाता हूँ ग्लास के, अब फिर पलट गया। बड़े छोटे छोटे से मजेदार प्रयोग है। अब इसी ग्लास में एक और कर लेते हैं। अब ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें थोड़ा सा डेटॉल या आप चाहे तो चूना, साबुन कुछ भी डाल सकते हैं, ताकि ये जो लेजर लाइट है इसमें दिख सके। अगर बहुत ही साफ पानी रहेगा तो लाइट उसमें दिखता नहीं है। लाइट दिखे इसलिए हमने थोड़ा सा उसको गंदा कर दिया है। ये पानी फेंक के लिए ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं ये लेजर डाल रहा हूं। तो ये यहाँ रिफ्रैक्ट होती है, यानी अपवर्तन होता है, यहाँ भी अपवर्तन होता है। लेकिन अगर मैं ये एंगल थोड़ा बढ़ाते जाऊं, ये कोण, तो अब आप देख रहे होंगे कि लेजर ऐसी जा रही है और बजाय बाहर निकलने के नीचे की दिशा में पलट जा रही है। देखिए अब यहाँ नहीं आ रही है, मैं एंगल बदलता हूँ तो यहाँ आ रही है। लेकिन जैसे मैं ये एंगल बढ़ाता हूँ तो यहाँ आना बंद हो जाती, यहाँ आने लगती। मतलब ये जो सतह है ये मिरर जैसा, दर्पण जैसा काम कर रहा है और रेज को, लाइट रेज को यहाँ से पलटा देता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। कभी मौका आया तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ शायद इतना काफी है। और है संजू? हाँ, बस अब आखिर में एक छोटा सा प्रयोग और। यहाँ लाइट थोड़ी ज्यादा है तो वो जमता है या नहीं देखेंगे करके। नहीं जमेगा लाइट में, बहुत अंधेरे की जरूरत नहीं, शाम के समय भी करके देख सकेंगे। ये कागज पे एक तेल का दाग लगाया हुआ है और स्पॉट बनाया हुआ है। देखिए मैं यहाँ लाइट रख रहा हूँ तो आपको ऑयल स्पॉट काफी ब्राइट दिख रहा होगा और बैकग्राउंड उस कंपैरिजन में डार्क दिख रहा होगा। ऑयल स्पॉट ब्राइट, बैकग्राउंड डार्क। अब ये मैं लाइट इधर से ले लेता हूं तो अब मामला उलट गया होगा। अब ऑयल स्पॉट डार्क दिख रहा होगा और बैकग्राउंड लाइट दिख रहा होगा, ब्राइट दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो सोचिएगा ऐसा क्यों होता है कि यहाँ से मैं डाल रहा हूँ तो ऑयल स्पॉट डार्क दिख रहा है, यहाँ से लाइट दे रहा हूँ तो वो ब्राइट हो जाता है। चलिए अब इसको और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम दोनों तरफ से लाइट देंगे
तो उसमें एक स्थिति ऐसी आएगी कि ऑयल स्पॉट लगभग गायब हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, इट विल डिसअपियर। ये अगर आप थोड़ा अंधेरे में खुद करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो फिक्स रख, देखिए करीब गायब हो चुका है मेरे लिए। वो कैमरे में गायब, हाँ बस गायब हो गया, ये गायब हो चुका है, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको 100%। तो सोचिएगा ऐसा क्यों होता है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें सोचने को। अगर आप कक्षा में ये दिखाएं और इस पर पूरी चर्चा हो तो शायद ऑप्टिक्स का, लाइट का आधे से ज्यादा सिलेबस सिर्फ एक प्रयोग में कवर हो जाएगा। तो मित्रों, आज का ये सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। आपने ये अपूर्व विज्ञान मेला आज भी देखा, उसके लिए आप सभी का आभार। अब कल फिर इसी अपूर्व विज्ञान मेला में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।